चले भैया स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज हम अपने वही क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की जंग में ही एक और चैप्टर लेके आए हैं, है ना। ये एक और चैप्टर 18 होने वाला है ना। चैप्टर 18 होने वाला है जिसमें हम लोग नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब समझो यहाँ से तुम्हारे नेशनल इनकम की शुरुआत हो गई है। अब इसके बाद हम लोग और भी चैप्टर जैसे नेशनल इनकम रिलेटेड पढ़ेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं, ठीक। फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो अब समझो यहाँ से तुम्हारे नेशनल इनकम स्टार्ट हो गया। ये 18, 19, 20 ये तुम्हारे आईएससी की फ्रैंक किताब का लगातार ये 3 चैप्टर तुम्हारे किसके लिए है? नेशनल इनकम के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, इस जंग को, है ना, इस चीज को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ये जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो मैंने बोला नेशनल इनकम मतलब नेशन की इनकम। जो जो लोग नेशन में रहते हैं, जो जो लोग नेशन में रहते हैं, है ना, और वो जो नेशन में कमाते हैं, जो उनकी इनकम होती है, उन सब का एडिशन, उन सब इंडिविजुअल्स का एडिशन नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन सर क्या सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोगों की इनकम का एडिशन नेशनल इनकम होगा? तो मैंने कहा हाँ, सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोगों का मतलब लोगों की इनकम का एडिशन नेशनल इनकम होगा प्लस। मैंने क्या बोला? हाँ, वो वाले क्वेश्चन का आंसर है हाँ। लेकिन उसके बाद एक और चीज प्लस करनी है, क्या? वो इंडियंस जो इंडिया में रहते नहीं है ना, लेकिन इंडिया के रेसिडेंट्स, जैसे मैं मान लो आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप लोग को इंडिया में, किसी दिन मेरे को सिंगापुर से ऑफर आ जाए, यस सर सिंगापुर चले आइए, है ना, यहाँ के बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। तुरंत मैं सिंगापुर चला गया, है ना। वहां जो मैं पैसा कमाऊंगा, है ना, और उस पैसे को इंडिया में भेजता हूँ, या वहां वहां जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, है ना, वो इंडिया के बैंक अकाउंट में जमा कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? वो पैसा भी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा। इसीलिए इसीलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं जब भी नेशनल इनकम डिफाइन करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स। मतलब वो सारे रेसिडेंट जो इंडिया में रहते हो, या वो इंडियन जो बाहर गए हैं काम करने, पढ़ाई करने और वहां कुछ भी अर्न करते हैं, ठीक। वो सब इनकम भी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा। वो पैसा भी अगर इंडिया आ रहा है तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा, ठीक। और अगर कुछ इंडियंस बाहर इंडिया से पैसा भेजते हैं अपनी इनकम में, वो माइनस कर देंगे। तो इसी को तुम आगे पढ़ोगे, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो इंडियन बाहर काम करने गए हैं वहां से पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, तो वो फीफा हो जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो इंडियंस यहां से पैसा फॉरेन भेज रहे हैं वो फीटा हो जाता है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इन्हीं सब को एक को ऐड कर देते हैं, एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसमें? सारी नेशनल इनकम, सारी इनकम में जो इंडिया की है ना, वो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब क्लियर होगा। चैप्टर 19 चैप्टर 20 में तुम और नेशनल इनकम से क्लियर होते जाओगे, ठीक। स्टिल मैं ट्राई करता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी इंडिया है ना, ये मेरी इंडिया है। मैं ड्राइंग में उतना अच्छा हूं नहीं, है ना। मान लेते हैं अगर ये मेरी इंडिया है, इस इंडिया में कुछ लोग रहते हैं, है ना, कुछ लोग रहते हैं। ये जो इंडिया में जो लोग रह के कमा रहे हैं, इंडिया की जो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक। इसमें जो लोग रह के कमा रहे हैं, इनकी इनकम को, इनके पैसे को, इनके चिल्लरों को अगर हम ऐड कर ले, है ना, इनके चिल्लरों को अगर हम लोग ऐड कर ले, तो ये इनकम कहलाती है डोमेस्टिक इनकम। यही तो आज बात बोली, यही इनकम क्या कहलाती है? डोमेस्टिक इनकम, ठीक। क्योंकि ये हमने सिर्फ उन लोगों की इनकम काउंट करी है जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया में कमाते हैं, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में कमाते हैं। पर कुछ इंडियंस फॉरेन में भी रहते होंगे, है ना, कुछ इंडियंस फॉरेन में भी रहते होंगे, वो पैसा इंडिया भेजते होंगे। तो जो फॉरेन इनकम, है ना, जो फॉरेन इनकम, है ना, आई हमारे इंडिया में, है ना, आई हमारे इंडिया में, मतलब फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी इंडिया में आई, ठीक। वो ऐड कर दिया। और कुछ कुछ मान लो यहाँ पे उनका बच्चा पढ़ने गया, तो यहाँ वाले इंसान ने यहाँ पैसा भेज दिया,
ठीक, यहाँ के इंडियन ने अपना बच्चा वहां कहीं फॉरेन पढ़ने भेजा, उन्होंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ से पैसा, यहाँ से वो रुपए को जाने दे रहे हैं, यहाँ से वो रुपीज, यहाँ से आपका रुपीज जा रहा है और यहाँ से रुपीज आ रहा है, तो फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस कर दिया वो पैसा जो हमने अब्रॉड भेजा है, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, है ना, टू अब्रॉड करके मैंने माइनस कर दिया। तो ये करने के बाद जो बचा उसको उन्होंने नेशनल इनकम का, ठीक, इसको उन्होंने नेशनल इनकम का। लेकिन अभी ये बहुत आगे का टॉपिक है, अभी आपको इतनी सी बात याद नहीं रखनी, आपको बिल्कुल नहीं जानना है कि फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है। अभी हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे, फीफा क्या होता है, फीटा क्या होता है, अभी वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है, वो अभी अगले चैप्टर में। अभी से आपको ये मालूम है, नेशनल इनकम वो सारी इनकम है जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट, वर्ड क्या यूज करना है, कीवर्ड क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट, है ना, जो कमाते हैं, चाहे वो कंट्री के इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक, अब देखो लिखा क्या है, मैंने क्या बोला, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, देखो सबसे बड़ा कीवर्ड मिला, बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटिंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज बाउंड्री के अंदर ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर, है ना, और ये करंट ईयर की ही एडिशन होता है, पिछले ईयर से कोई मतलब नहीं, हर चीज करंट है, ठीक है, इन अ ईयर। ठीक, नॉर्मल रेसिडेंट जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाए या बाहर कमाए उस साल में, वो सबका एडिशन नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, मन में थोड़ी थोड़ी नेशनल इनकम को लेके इमेज क्लियर हुई। ठीक है, अब जब भी हम लोग नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखते टाइम कुछ बातें जरूर याद रखिएगा, नेशनल इनकम की डेफिनेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर याद रखिएगा। जब भी नेशनल इनकम लिख रहे होंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हमेशा डॉलर्स में, पैसों में या कोई और करेंसी में जो भी चल रही होगी उसमें एक्सप्रेस करी जाएगी। ठीक, जैसे अगर हम लोग इंडिया की नेशनल इनकम मेजर करें तो रुपीज में लिखेंगे, INR लिख लेंगे, यूएस की मेजर कर रहे हैं तो डॉलर्स में लिख लेंगे। ठीक है, ऐसी और किसी कंट्री का देंगे तो उसकी करेंसी में लिख लेंगे। तो हमेशा कभी भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट होगा या नेशनल इनकम की डेफिनेशन होगी तो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होगी। तो पहला मॉनेटरी एक्सप्रेशन होना चाहिए नेशनल इनकम में, क्या पहला क्या होना चाहिए, मॉनेटरी एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, इसीलिए डेफिनेशन में भी इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, देखो पीछे डेफिनेशन पढ़ी ना, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी कीवर्ड है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होते हैं। ठीक, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ही इंक्लूजन होगा नेशनल इनकम में, नो इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे जैसे अगर मैं ये मोबाइल बना रहा हूं तो मोबाइल को बनाने के लिए मेरे को कैमरा चाहिए होगा, मेरे को आगे के ग्लासेस चाहिए होंगे, स्क्रीन चाहिए होगी, चिप्स चाहिए होगी, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, कैमरा, चिप्स, है ना, सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारे नेशनल इनकम में नहीं काउंट होंगी। ठीक, जब ये आईफोन क्रिएट हो जाएगा तो आईफोन की जो सेल परचेज होगी उससे जो इनकम जनरेट होगी वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, नो इंक्लूजन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स का कोई भी एडिशन नहीं होता है, ठीक, कोई भी सामान बनाने में। फिर अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फ्लो कॉन्सेप्ट देखो हम लोग दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है कि बताइए 1 जनवरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने कितना पैसा कमाया, कितनी इनकम कमाई। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं वहीं पे अगर कोई चीज स्टॉक होती है ना तो वो एक पर्टिकुलर डेट, बताओ 31 मार्च को क्या बैलेंस था, तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लेकिन नेशनल इनकम एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों फ्लो है, क्यों फ्लो है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सॉरी पर्टिकुलर लिख रहा हूं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है। ओके ओके,
ठीक, सबसे पहले मॉनेटरी एक्सप्रेशन है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो कॉन्सेप्ट। यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि नेशनल इनकम कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक फ्लो, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक, फिर इसमें जो भी चीजें ऐड होंगी वो करंट की ऐड होंगी, प्रीवियस ईयर से हमको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट आउटपुट मेजर किया जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखते टाइम कौन सी बातें आपको याद रखनी है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक, अगले वर्ड्स पे देखो। अब मैंने उनसे अभी वर्ड यूज किया ना कि नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, दो वर्ड्स यूज किए ना। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग हैं जो ऑर्डिनरी इंडिया में रिसाइड करते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करता है। मैंने क्या बोला, और नॉर्मल रेसिडेंट्स वो लोग होते हैं जो इंडिया में रिसाइड करते, मतलब उनका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनका मेन मतलब उनकी मेन जन्मभूमि या कर्म भूमि, सब कुछ मतलब जन्म कर्म तो नहीं, जन्मभूमि उनकी कहाँ हो, इंडिया हो, और उनका सारा इंटरेस्ट इंडिया में लाई करते हो। मतलब वो हर साल में 2 साल में इंडिया जरूर आते हो, इंडिया में उनकी फैमिली रहती हो या कुछ ना कुछ उनका काम इंडिया में चल रहा हो, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नॉर्मल रेसिडेंट्स आर दोज हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन अ कंट्री इन विच दे लिव एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। वो ऑर्डिनरी वहां रिसाइड करने चाहिए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करना चाहिए, इंडिया जैसी कंट्री में, हमारी कंट्री में लाई करना चाहिए। ठीक, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाते हैं। फिर वर्ड आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी, रिफर्स टू द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ये क्या कहलाती है भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी, एक्सक्लूडिंग एम्बेसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, जैसे अगर मान लो ये इंडिया है, ये मान लो इंडिया है, ठीक, यहां पे एक यूएसए की एम्बेसी है, यूएसए की एम्बेसी है। ठीक, तो अब तुम क्या कहोगे कि ये यूएसए की एम्बेसी किसका पार्ट होगी, तो ये इंडिया की बाउंड्री का पार्ट नहीं होगी, है ना। ये यूएसए की एम्बेसी ये इंडिया पार्ट नहीं होगी। क्यों, यूएसए की एम्बेसी यूएसए की पॉलिटिकल बाउंड्री या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, वो इंडिया का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, वो इंडिया का पार्ट नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूं। ठीक, और वहीं पे मान लो कोई यूएसए में, कोई ये यूएसए है, यहां पे कोई इंडिया की एम्बेसी है, यहां पे कोई इंडिया की क्या है, एम्बेसी है। ठीक, तो यहां पे अगर कोई इंडिया की एम्बेसी है तो ये इंडिया की पार्ट होगी, ये कहां का पार्ट होगी, इंडिया का पार्ट होगी, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। लेकिन यूएसए की एम्बेसी यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, तो इसीलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग सारी एम्बेसी। आ जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट, आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने अगले वर्ड ट्रांसफर पेमेंट। देखो ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट्स होती हैं ना जो समझो एक दया के भाव से करी जाए, है ना, जिसका ये मोटिव नहीं होता है कि मतलब तुम मेरे लिए भी कुछ करना तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जैसे तुम अपने दोस्त को पैसे देते हो तो उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करे, है ना, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे जीरो रखनी पड़ती हैं। जैसे जैसे वो तुमसे एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखती है ना, जैसे वो तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, वैसे ही ट्रांसफर पेमेंट भी होती है। ट्रांसफर पेमेंट में हम एक तरफा पेमेंट करते हैं, इसीलिए इसको यूनिलेटरल पेमेंट कहते हैं। यहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दया के भाव से, है ना, या एक एज अ हेल्प, या एक समझो एक वन साइडेड पेमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक, ट्रांसफर पेमेंट्स दे आर यूनिलेटरल पेमेंट। देख लो मैंने यहाँ पे कीवर्ड को ब्लू कलर से लिख लिया है, दे आर यूनिलेटरल पेमेंट, मतलब वन साइडेड पेमेंट होती है। कोई पूछे यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट्स। ठीक, फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड, इसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस रेंडर नहीं हुई है ना, मतलब तुम्हारे दोस्त ने तुमको कुछ नहीं दिया है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको कुछ भी नहीं दिया है कि तुम उसको उसके बदले में पैसा दो, ये तुमने दया के भाव में कि अरे दोस्त के पास पैसा नहीं है, चलो आज मैं तुम्हारा बिल भर देता हूँ, ये क्या हो गया, ये ट्रांसफर पेमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक, नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड इन रिटर्न इन द करेंट पीरियड, है ना। दो तरह के ट्रांसफर पेमेंट हो सकते हैं, करेंट और कैपिटल।
इसके बारे में हम लोग चैप्टर 19 में पढ़ेंगे कि दो तरह के कौन से ट्रांसफर पेमेंट है, करंट ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल। करंट ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो करंट पीरियड में किए जाएं और जिससे कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज या कोई असेट जनरेशन ना हो, कोई असेट ना दे रहे हो हम, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है पेंशंस, है ना। पेंशन देखो किसी भी मतलब समझो पेंशन कोई सर्विसेज के बिना, मतलब कोई इंसान रिटायर हो जाता है उसके बाद भी उसको पेंशन मिलती रहती है, ठीक है। तो कोई प्रोडक्टिव सर्विस तो हमारे लिए कर नहीं रहा है कि हम उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो पेंशंस। दूसरा स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप ये भी एक तरह की वो है, ठीक है। फिर कैपिटल में अगर तुम आओगे तो कैपिटल ट्रांसफर, यहाँ पे कोई हम अपनी असेट या फिर वेल्थ जनरेशन के लिए, है ना, असेट या वेल्थ जनरेशन के लिए मैं कोई पैसा दे रहा हूं, कोई ट्रांसफर पेमेंट कर रहा हूं, या गवर्नमेंट कोई ट्रांसफर पेमेंट कर रही है असेट या वेल्थ जनरेशन के लिए। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल हेल्प, हेल्प प्रोवाइडेड इन केस ऑफ फ्लड, है ना। फ्लड आ गया, उसको मतलब फ्लड आ गया, सब कुछ उजड़ गया, घर वर सब वो हो गया, तो उसकी हेल्प के तौर पे जो आपको पेमेंट दी गई, जो हेल्प प्रोवाइड करी गई सर मतलब गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी एजेंसीज के द्वारा, वो कैसी हो गई? कैपिटल। यहाँ पे असेट या वेल्थ जनरेशन मेन मोटिव होता है ना। क्या? एक तरफा पेमेंट का, यूनिलेटरल पेमेंट्स का, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट एक यूनिलेटरल पेमेंट है, वर्ड यूनिलेटरल जरूर होना चाहिए डेफिनेशन में, ठीक है। फिर अब आता है मेन टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब ये फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट्स को दिखाता है गुड्स एंड सर्विसेज का या फैक्टर सर्विसेज का अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, है ना, कि अलग अलग सेक्टर्स कैसे आपस में इंटर रिलेट करके गुड्स एंड सर्विसेज या उसकी पेमेंट में मतलब कैसे डील करते हैं, ठीक। अब जब भी सर्कुलर फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे दो चीजों का फ्लो होता है। एक फ्लो को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, एक फ्लो को हम लोग कहते हैं रियल फ्लो, और एक को हम लोग कहते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो में मतलब तुम्हारा पैसे का फ्लो नहीं हो रहा होता, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा होता है। तो रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे मनी फ्लो में तुम आओगे तो मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी हो रहा होगा। मनी फ्लो में क्या होता है? पैसे का लेन देन का फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला ना, जब भी सर्कुलर फ्लो डिफाइन करेंगे तो इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स पेमेंट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो अलग अलग सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सर कितने सेक्टर्स होंगे, है ना, कितने सेक्टर्स होंगे? क्वेश्चन आता है सर कितने सेक्टर्स होंगे। तो मैंने बोला आपके पास जो सेक्टर्स होंगे वो 4 सेक्टर्स होंगे, है ना। कितने सेक्टर्स होंगे? 4। सबसे पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, है ना। ये समझो ये हाउस होल्ड सेक्टर ये राजा सेक्टर है, जो हम लोग है ना ये हाउस होल्ड सेक्टर्स में आते हैं। हम लोग इंडिविजुअल जो होते हैं, है ना, हम अपनी सर्विसेज मतलब हम चाहे इन फॉर्म ऑफ अपने स्किल्स बेचें, हम चाहे इन फॉर्म ऑफ लेबर काम करें, है ना, मतलब हम अपने स्किल्स, हम अपनी लेबर लैंड कैपिटल बेच के, है ना, दे के, है ना, अब मतलब फर्म्स को उस प्रोडक्टिव सर्विसेज में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर में हैं। तो क्या लिखा है? दे आर द मेन ओनर्स। मैंने क्या बोला? ये मेन ओनर्स होते हैं, राजा इंसान होते हैं। अगर ये नहीं होंगे ना, हम लोग अगर पीछे हो जाए ना, हम लोग स्ट्राइक बैठ जाए, हम लोग काम नहीं करेंगे तो इंडिया बंद हो जाएगा, है ना, या यहाँ कुछ काम नहीं हो पाएगा। अगर सब लोग मिल जाए कि नहीं कुछ नहीं होगा, है ना, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक कुछ नहीं होगा, होता है ना, स्ट्राइक्स हो जाती है, तो क्या होता है? सब कुछ ठप पड़ जाता है, सब कुछ रुक जाता है। तो दे आर द मेन ओनर्स, है ना, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या है? मेन ओनर्स है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक। फिर दूसरी आती है, दूसरा सेक्टर आता है, उसको फर्म्स कहते हैं, उसको कहते हैं फर्म्स कहते हैं, या दूसरा नाम है क्या है? बिजनेस सेक्टर्स भी कहते हैं। मोस्टली फर्म्स नाम याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, फर्म्स, ठीक। दे हायर, अब वो हम लोग को हायर करते हैं, है ना, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हम जैसे लोगों को, वो हम लोगों को रखते हैं, है ना, वो हम लोगों को रखते हैं कि हम अपनी सर्विसेज दे सके। जैसे मैं भी यहाँ पे गॉड्स कॉमर्स हाउस में आता हूँ तो मैं अपनी क्या दे रहा हूँ? मैं यहाँ पे अपनी सर्विस रेंडर कर रहा हूँ, है ना। किसके लिए? एक फर्म है गॉड कॉमर्स हाउस, ठीक। तो दे हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, ठीक है। उन्होंने, गॉड कॉमर्स हाउस ने, हमारे हमारे सर एम.एन. गौर ने मेरे को रखा है कि मैं अपनी इकोनॉमिक्स की नॉलेज, मैं अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स की नॉलेज अपने बच्चों को रेंडर कर सकूं और उनका भला कर सकूं, ठीक है।
फिर तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, गेट्स इट्स इनकम लार्जली थ्रू टैक्सेस। भाई सरकार क्या करेगी, भाई हम या फर्म्स और हाउस होल्ड जो इनकम कमा रही है उस पे टैक्स लगा के हमसे इनकम कमाएगी, ठीक है ना। एंड इट परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं हूं, है ना, मेरा अभी मैं मान लो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, थोड़े दिन बाद मैंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम लिखा, मेरी नौकरी लग गई, मैं सरकारी टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, डीन हो गया, एचओडी हो गया कहीं का, है ना, है ना। ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है मेरी, है ना। वो जाकिर खान कहता है ना, बड़ा सोचते रहना चाहिए, तो मैं भी बड़ा सोच रहा हूँ, है ना। ऐसे आपसे भी यही कहता हूँ, बड़ा सोचते रहिए, हो सकता है किसी दिन, है ना, भगवान कह दे तथास्तु, तो बस उसी तथास्तु के इंतजार में बड़ा सोच रही। तो मान लीजिए मैं आज यहाँ एक प्राइवेट फर्म गॉड्स कॉमर्स हाउस में पढ़ा रहा हूँ, है ना, पढ़ाता भी रहूंगा, आगे जुड़ा भी रहूंगा आपसे। लेकिन इन केस मेरे को गवर्नमेंट से ऑफर आ जाता है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप आ जाइए हमारे पास, है ना। अब थोड़े हायर एजुकेशन पे ध्यान दीजिए आके, है ना, थोड़ी हायर एजुकेशन पे हमारे लिए बच्चों को पढ़ाइए, हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैं गवर्नमेंट एजेंसी के लिए मैं काम करने लगा, तो मैंने अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दे दी, गवर्नमेंट को दे दी, उसके बदले में वो मेरे को क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। तो ये गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट भी गुड्स का परचेज सेल कर सकती है और फैक्टर पेमेंट्स को हायर कर सकती है, ठीक है। और इसकी मेन इनकम का सोर्स क्या है, टैक्सेस, ठीक ठीक। फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अदर दुनिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अदर दुनिया जो इंडिया के बाहर है, वो भी हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी है। जो इंडिया में सामान एक्स्ट्रा है वो हम उन कंट्री को बेच देते हैं, जिसको जरूरत होती है उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, उसके बदले वो हमको पैसा दे देती है। और जो सामान हमारे पास नहीं है हम दूसरी कंट्री खरीद लेते हैं, उसको हम लोग इम्पोर्ट कहते हैं, और वो हमको उसको उसके बदले में पैसा देना पड़ता है, ठीक। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़ के देख लो। They export goods and services from other countries and similarly import goods and services from other country. Okay, okay, ठीक है, ठीक है। अब 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 ये सर्कुलर फ्लो मॉडल दिखता कैसे है, तो सबसे पहले अगर मान लो सिर्फ दो ही सेक्टर इन्वॉल्व हैं, सिर्फ दो ही सेक्टर इन्वॉल्व हैं, वो दो सेक्टर कौन कौन से, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। और यहाँ पे कोई भी सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। टू सेक्टर मॉडल है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब मैंने बोला था कभी भी तुम्हारा सर्कुलर फ्लो हो रहा होगा तो वहां पे दो चीजों का फ्लो होता है, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो, ठीक। तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं ब्लैक कलर से जो भी मैं बनाऊंगा, ये जो ब्लैक कलर से जो भी लाइनें होंगी वो रियल फ्लो को दिखा रही होंगी, वो किसको दिखा रही होगी, रियल फ्लो को, ठीक। और हाँ चलो, रेड कलर से जो भी लाइन जाएगी वो किसको दिखाएगी, वो मनी फ्लो को दिखाएगी। तो मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं क्या चीज रियल फ्लो को दिखाएगी, क्या चीज मनी फ्लो को दिखाएगी, ठीक। अब मेरा पर्सनली मानना है, अब आप माने या ना माने, है ना, बहुत टीचर नहीं भी मानते हैं, ठीक है, तो या बहुत से बच्चे नहीं मानते, लेकिन मेरा मानना है कभी गलत नहीं होता है। मैं हाउस होल्ड से फर्म गया, ठीक है, ब्लैक कलर से जा रहा हूं, तो मैं अभी रियल फ्लो की बात कर रहा हूं। यहाँ पे हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, यहाँ पे हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, क्या दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक। और फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिया, फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, एक ने हाउस होल्ड ने क्या बेचा, अपने आप को बेचा, अपनी सर्विसेज को बेचा, ठीक है। मैं गॉड्स कॉमर्स को क्या बेच रहा हूँ, फैक्टर सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक। और कोई फर्म इन हाउस होल्ड को क्या बेचेगी, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से पैसा कमाऊंगा उससे मैं क्या करूंगा, कोई फर्म कोई दूसरी कंपनी होगी, ठीक है। जैसे आजकल मेरे को जूते लेने हैं तो मैं किसी प्यूमा के, एडिडास के या ऐसे शोरूम्स में जाऊंगा जो फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, वहां से जूता खरीद लूंगा, तो वो मेरे को क्या बेच रही है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है, ठीक है। और ये सब फ्री हैंड बनाना है, ऐसा नहीं कोई कंपास वंपास लेके जाओगे एग्जाम, बिल्कुल फ्री हैंड, ठीक है। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी है, तुम आराम से धीरे धीरे बनाओगे तो बिल्कुल फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। फिर अब देखो, रेड कलर से ये हो गया, ये दोनों चीजें में क्या है, यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों चीजें ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई वो रियल फ्लो है। ओके, अब 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 इसने देखो, इसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दी, इसने अपनी हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दे दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज दे दी। अब फर्म्स क्या करेगा, फर्म क्या करेगा, इसी लाइन देखो, इस ये क्या करेगा, ये रेड कलर से इसको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। ये क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स। कैसे, कैसी फैक्टर पेमेंट भाई, लेबर को वेजेस मिल जाएंगी या फिर सैलरी मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी, ठीक। अगर लैंड होगी तो रेंट मिल जाएगा, है ना। कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक। ये फैक्टर पेमेंट्स उसको मिल जाएंगी, ठीक। और हाउस होल्ड ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है, हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है, तो हाउस होल्ड को फर्म को क्या देना पड़ेगा, हाउस होल्ड को क्या देना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं जो गैस लिखता हूं ना, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज, गैस, ठीक। कोई इसको गैस मत पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये गैस नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू सेक्टर मॉडल खत्म, है ना। बहुत लोग कहते हैं सर मेरे को याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। अबे कैसे नहीं याद होता है, याद नहीं करना है, समझना है, याद तो वो तेरे को भी नहीं करती है ना। तो तू कैसे इसको याद कर सकता है, तो याद तो करना ही नहीं है जब वो तेरे को याद नहीं कर रही है, तेरे को सिर्फ चीजों को समझना है। सेम यहाँ इकोनॉमिक्स भी है, तेरे को सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। रटेगा तो भूल जाएगा, समझ। तो एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ दिया, हाउस होल्ड ने दिया फर्म्स को, क्या दिया, अपनी सर्विसेज बेची, ठीक है ना, अपने आप को बेचा, ठीक। और फर्म्स ने हाउस होल्ड क्या बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने फर्म को बेचा था खुद को, तो उसके बदले पैसा तो लेगा ना, पैसा, तो फैक्टर पेमेंट्स, ठीक। और इसने फर्म्स ने हाउस होल्ड क्या बेचा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले में क्या आ गया उसको, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री में तो नहीं बेचेगा, तो उसके लिए उसके बदले में पैसा वो भी मांगेगा ना, है ना। तो पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक ठीक। ये विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। अब मान लेते हैं कि अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी इंक्लूजन है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता है, जो पैसा तुमने मेरे को फैक्टर पेमेंट के दिया, भाई मैं गॉड कॉमर्स में काम करता हूँ, वो मेरे को सैलरी दे देते हैं, ठीक। वहां से मेरे को सैलरी आ जाती है। अब मैं पूरी सैलरी का सामान तो खर्च नहीं कर दूंगा, है ना, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद नहीं लूंगा। कुछ पैसा मैं अपने अकाउंट में सेविंग के तौर पे रखूंगा, कुछ पैसा मैं मम्मी को दे दूंगा, है ना। तो वो एज अ फॉर्म ऑफ मेरी, मतलब उस मॉडल से निकल गया ना। जैसे मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए है, तो 8,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, 2,000 रुपए मैंने सेविंग के तौर पे निकाल लिया, है ना, बैंक में रख दिया सेविंग के तौर पे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो इकोनॉमी से पैसा निकल गया, है ना, वो उस मॉडल से पैसा निकल आया। ये समझो, ये पूरा मेरा मॉडल है, इस मॉडल से पूरा पैसा निकल गया। तो जो पैसा निकल गया ना, जो सेविंग के फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं लीकेजेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीकेजेस, ठीक। अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखो इस वर्ड के बारे में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही वैसे ही, सबसे पहले वैसे ही करते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर लेता हूं, ब्लैक कलर लेता हूं, पहले पहले अपना टू सेक्टर मॉडल जैसे बनाया था बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे, बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। हाउस होल्ड से फर्म तक आए, ठीक। हाउस होल्ड ने फर्म को बेची है अपनी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, ठीक। फर्म ने हाउस होल्ड को बेचा है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेची है, ठीक। फिर फिर रेड कलर से अपने, अब अब फर्म क्या करेगी, फर्म करेगी पेमेंट, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं, जो सॉरी उसने जो फैक्टर सर्विसेज लिए हैं, तो पेमेंट करेगी, फॉर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, ठीक। फिर हाउस होल्ड क्या करेगी, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको मिला है, उसके बदले में उसकी पेमेंट कर देगी, ठीक, पेमेंट कर देगी, ठीक। तो यहां पे हो जाएगा पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देख लो यही मॉडल तो बनाया है पीछे, अभी देखो यही मॉडल तो बनाया है, बिल्कुल सेम मॉडल है, कुछ भी नया नहीं आया अभी तक, ठीक ठीक।
अब हाउस होल्ड के पास जो पेमेंट आई है उसमें से वो कुछ पैसा उठा के बैंक में जमा कर देती है, बैंक में, या इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेविंग कह देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग कह देंगे। एस स्टैंड फॉर सेविंग। ये सेविंग जो बैंक में इकट्ठा हुई है वो बैंक इन फॉर्म ऑफ लोन, है ना, इन फॉर्म ऑफ लोन या किसी भी तरीके से फर्म्स को दे गई, है ना। जो हम लोग सेव करते हैं उसी से तो बैंक का खर्चा चलता है, तो बैंक वही पैसा उठा के और इंटरेस्ट कमाने के लिए फर्म्स को भाई लोन के तौर पे और हायर इंटरेस्ट पे दे देगी। तो यहां से फर्म ने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो सेविंग एक तरह की क्या होगी, सेविंग, जब सेविंग करी हाउस होल्ड ने तो उसने पैसा निकाल लिया है इकोनॉमी से, है ना, उसने पैसा निकाल लिया है इस मॉडल से। तो सेविंग एक तरह की लीकेजेस हो गई। सेविंग क्या हो गई, सेविंग जो हो गई वो इन फॉर्म ऑफ लीकेजेस, है ना। तो व्हाट आर लीकेजेस, तो लीकेजेस मतलब सेविंग्स, है ना, जो पैसा हम इन फॉर्म ऑफ सेविंग इस मॉडल से निकाल लेते हैं उसको हम लोग लीकेजेस कहते हैं। और फर्म्स, फर्म्स ये जो पैसा निकला है, जो सेविंग हुई बैंक में, फर्म्स इन्हीं इसी पैसे को बैंक से इन फॉर्म ऑफ लोन, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहते हैं, है ना, इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ले लेती है, उसको वापस मॉडल में डालती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, एक तरह का इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हो गया, है ना, इंजेक्शन हो गया। तो अब तुमसे कोई पूछे इस मॉडल में इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, तो इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जहां पे लीकेजेस इज इक्वल टू इंजेक्शन होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन सर्कुलर फ्लो मॉडल में वहीं पे होती है, जितना लीकेज हो रहा है उतना ही अगर इंजेक्शन हो रहा है तो ये मॉडल हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो मतलब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ की इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, टू सेक्टर मॉडल की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहां पे सेविंग किसके बराबर हो जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मैं हट जा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, ये डायग्राम फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड बनाना है। अगर तुम ये सीख गए तो थर्ड सेक्टर, थ्री सेक्टर मॉडल तुम खुद भी बना सकते हो, फोर सेक्टर खुद भी बना सकते हो। मैं थ्री सेक्टर आपको बना के दिखाऊंगा। अब थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर पे क्वेश्चन जरूर आता है ना, थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं आपको थ्री सेक्टर बना के दूंगा, फोर सेक्टर आपको बताऊंगा, बनाएंगे आप, और बना के आप मेरे को पोस्ट करेंगे, आप मेरे को भेजेंगे मॉडल पे। अब थ्री सेक्टर मॉडल बिल्कुल टू सेक्टर मॉडल की ही तरह है, कुछ नया नहीं है, बस देखो एक नया फॉर्म, एक नया सेक्टर गवर्नमेंट जुड़ गया है। तो पहले जल्दी से अपना टू सेक्टर मॉडल बना लेते हैं, जल्दी से अपना टू सेक्टर मॉडल बना लेते हैं। पहले ब्लैक कलर से सारा रियल फ्लो बना लेते हैं, ब्लैक कलर से सारा रियल फ्लो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रियल फ्लो में इसने गुड्स, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या बेचा, अपनी फैक्टर, अपनी क्या बेची, अपनी फैक्टर सर्विसेज बेची, ठीक। इसने क्या बेचा, फर्म ने क्या बेचा, फर्म ने बेचा हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, ठीक। अब फिर अब देखो, अब हाउस होल्ड, अब देखो फर्म क्या करेगी, फर्म करेगी हाउस होल्ड को पेमेंट, ठीक। तो यहां पे हो गया पेमेंट फॉर, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। कुछ याद नहीं करना है, जैसे पीछे बनाया था बिल्कुल सेम बना रहा हूं। हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या किया, पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड ने बैंक में क्या डाला, इन फॉर्म ऑफ सेविंग, और उससे बैंक ने फर्म्स को दे दिया इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेविंग, सेविंग तुम्हारी क्या है, लीकेजेस, इन्वेस्टमेंट तुम्हारी क्या, इंजेक्शन। ये टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट। टू सेक्टर मॉडल तो एग्जाम में नहीं गलत होना चाहिए, इतना तो तुम बनाओगे तो सही, ठीक। अब ये रट गया, अब थ्री सेक्टर कंप्लीट करते हैं। थ्री सेक्टर के लिए वापस से अपना पहले क्या उठाते हैं, ब्लैक कलर, ठीक। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देगी, उसका मेन इनकम, सॉरी अंडू, ठीक है, रेड कलर से, ठीक है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या देगी, हाउस होल्ड क्या देगी इसको, टैक्सेस। हाउस होल्ड क्या देगी इसको, टैक्सेस, ठीक। हाउस होल्ड ने क्या दे दिया, है ना, हाउस होल्ड ने क्या दे दिया, टैक्सेस। फर्म्स ने भी गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्सेस दे दिए, है ना, सारे टैक्सेस, दोनों से ने टैक्स चार्ज करके अपनी इनकम जनरेट कर ली। अब 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 ये क्या करेगा, अब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दे देगा, गवर्नमेंट हाउस होल्ड को दे देगा फैक्टर, है ना, फैक्टर पेमेंट्स, है ना, फैक्टर पेमेंट्स। भाई मान लो कुछ लोग हाउस होल्ड से सरकार गए होंगे सरकारी एजेंसी में काम करने, तो उस गवर्नमेंट उन हाउस होल्ड मतलब उन सरकारी इंप्लॉयज को फैक्टर पेमेंट्स देगी, है ना, फैक्टर पेमेंट्स देगी। और
और यहाँ पे गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देगी, गवर्नमेंट फर्म्स को देगी फैक्टर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडी, है ना, क्या देगी, सब्सिडी देगी, ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। तो अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, क्या थी, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लीकेज, यहाँ पे टैक्स, भाई टैक्स चार्ज करके भाई हाउस होल्ड का पैसा खींच रही है गवर्नमेंट, तो टैक्सेस क्या हो गए, यहाँ पे लीकेजेस में ऐड हो गए, सेविंग के साथ टैक्सेस, ठीक, और सरकार उसी पैसे को, वो जो टैक्स चार्ज करी उसी पैसे को वापस से इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में या इस मॉडल में, किस फॉर्म में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो यहाँ की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गई, सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। भाई टैक्सेस के फॉर्म में सरकार ने हमसे पैसा खींच लिया, ठीक है, अब वो पैसा वापस से हमारे ऊपर खर्च करेगी, किस फॉर्म में, भाई रोड बनवा के, बिल्डिंग्स बनवा के, तो वापस से वो मॉडल में आएगा, किस फॉर्म में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, ठीक है। अब वो पैसा कैसे आएगा, वो हो सकता है फर्म से कोई भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद ले, वहां पैसा मिल जाए उसको, ठीक है, या यहाँ के लेबर सेवर्स हायर कर ले, है ना, यहाँ के लेबर सेवर्स हायर कर ले, उनको पेमेंट कर दे, है ना, जो सरकारी इंप्लॉइज है उनको रखा है उनको पेमेंट करके वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसा आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये 3 सेक्टर मॉडल तैयार हो गया, ये आपका 3 सेक्टर मॉडल है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बना ले, ठीक। अब 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 लास्ट अपना 4 सेक्टर मॉडल आते हैं। अब आप 3 सेक्टर मॉडल तक कंप्लीट कर सकते हैं, 3 सेक्टर मॉडल तक आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंप्लीट कर दूंगा, होमवर्क में आपको 3 सेक्टर मॉडल खुद ही कंप्लीट करना है बिना देखे, ठीक। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कैसी डीलिंग होगी सिर्फ मैं वो दिखा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको जल्दी से 30 सेकंड दिए हैं, फटाक से पहले आप 3 सेक्टर मॉडल कंप्लीट कर लें। मैं आपको सिर्फ 4 सेक्टर का लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा जल्दी से। 30 सेकंड्स हैं आपके पास, क्या है, 30 सेकंड्स हैं। ठीक है, ठीक है, 3 सेक्टर क्लियर कर लिया। अब आ जाते हैं अपना अपना फटाक से, अब अपना कर लेते हैं क्या, 4 सेक्टर मॉडल। देखो देखो क्या भाई, हाउसहोल्ड ने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कोई सामान लिया होगा, है ना, मान लेते हैं रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड मतलब मेरे कोई फॉरेन का, जैसे ये मैंने आईफोन लिया है, तो ये आईफोन कहां से आया, यूएसए से आया है ना, तो यूएसए सामान आया होगा, तो इसके बदले मेरे को यूएसए को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाउस होल्ड ने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को क्या कर दिया, पेमेंट, कुछ अगर मैंने सामान मंगाया है तो उसके बदले में पेमेंट कर दी, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। सेम यहाँ पे फर्म्स भी क्या करेगी, फर्म्स भी यहाँ क्या करेगी, यहाँ पे क्या करेगी, पेमेंट, अगर कुछ भाई इंपोर्ट किया है तो उसके बदले में पेमेंट करेगी, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, ठीक। अब इसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को क्या देगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को कोई, मान लो कोई रेमिटेंस आ रही होगी, तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड को क्या देगी, फॉरेन रेमिटेंसेस देगी, फॉरेन रेमिटेंसेस देगी, ठीक है, हाउस होल्ड को। और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड क्या करेगी, फर्म्स को, मान लो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड ने मतलब किसी और देश ने हमारी फर्म से कुछ सामान मान लो खरीदा होगा, तो वो उसकी पेमेंट करेगी, तो पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, ठीक। तो यहाँ पे एक इंपोर्ट के तौर पे तुम्हारी इकोनॉमी से, तुम्हारे मॉडल से पैसा निकल रहा है, एक्सपोर्ट जो तुम कर रहे हो, है ना, जो एक्सपोर्ट तुम कर रहे हो उसकी जो पेमेंट मिल रही है वो पैसा वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले क्या थी, सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका इंपोर्ट आई, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, आपका एक्सपोर्ट एक्स, ठीक। ये आपकी 4 सेक्टर मॉडल की क्या बन गई,
इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई, ये 4 सेक्टर मॉडल की इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। कोई दिक्कत 3 सेक्टर मॉडल आप खुद कंप्लीट करेंगे, वो होमवर्क होगा, ठीक। और ये 4 सेक्टर मॉडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो भी इंसान 4 सेक्टर मॉडल करके मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करेगा, किस नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, TR_यश निगम, ऐसे जो भी मेरे को टैग करेगा है ना, या मेरे को व्हाट्सएप करेगा 8090955373 है ना, 5373, उसको अगली बार मेरी तरफ से शाउट आउट और एक मेरी तरफ से स्टोरी जरूर मिलेगी, ठीक है। मैं उसको स्टोरी, अपनी स्टोरी पे जरूर हाईलाइट करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब ये चारों मॉडल कर लिए मैंने, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, है ना, विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट, विद सेविंग इन्वेस्टमेंट, सब कर लिया, ठीक, ठीक। अब अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो मॉडल की। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस, ठीक, ये इंटरडिपेंडेंस दिखाती है और इंटरैक्शन दिखाती है अलग अलग सेक्टर्स का इकोनॉमी में, है ना। भाई तुमको इंटरडिपेंडेंस देखना मिलता है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इंटरडिपेंडेंट है, तो वो इंटरडिपेंडेंस दिखाती है, ठीक। ये बहुत यूजफुल टूल है नेशनल इनकम को मेजर करने का। जिसको सर्कुलर फ्लो नहीं समझ में आया है ना, वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन उसके लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाती है, ठीक। फिर ये कंडीशन दिखाती है कि कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, है ना, क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। देखो हम लोग देखा जाए अलग अलग सेक्टर का इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। तो बहुत, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सर्कुलर फ्लो मॉडल बताएं, 4 सेक्टर मॉडल बना के दिखाएं और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो ये 3 इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस, ठीक है, ठीक है। अब अब हमारा टॉपिक खत्म, है ना। इससे ज्यादा हमारे टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है, ठीक है, और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूं, अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक। अब आपको बस मेरे लिए क्या करना है, अगर आपको भी मेरी चीजें समझ में आ रही हैं, आप भी मेरे को एज अ रिवॉर्ड कुछ देना चाह रहे हो, है ना, आप अपनी चीजें पूरा करने चाह रहे हो, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक करके जाए। चीजें अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट करें, कुछ चीजें खराब हैं या मेरे से बोलने में कहीं पे गलती हो गई है तो उसको भी पॉइंट आउट करके बताएं, सर आपने यहाँ पे ये चीज गलत बोल दी है, ठीक है, ठीक है। जरूर से जरूर मैं उसको सही करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका कुछ करेक्शन लेके आ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत पास है बोर्ड का, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ।